हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो इन आवर लास्ट सेशन हमने न्यूक्लियस तक जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। ओके, वी हैड डन विद द न्यूक्लियस। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइन, व्हाट वी हैड डन अभी तक के लिए हमने लेट्स से ये अगर हमारा सेल है, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो इफ दिस इज द सेल, तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, राइट? वी हैड लर्न अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट? वी हैड आल्सो लर्न अबाउट दिस न्यूक्लियस। दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, so let us begin with the cytoplasm of the cell. So as you can see in the diagram, here we are having nucleus, here we are having cell, और इसके बीच में we are having fluids, और उस fluids में आप देख रहे हैं बहुत सारे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो सस्पेंडेड है। लाइक वी आर हैविंग गोल्गी apparatus, we are having mitochondria, we are having lysosome, centrosome, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, ribosome, etc., etc. And those all things are suspended in what? Those all things are present in the cytoplasm of the cell. Where they are present? They are present in the cytoplasm of the cell. So let us start with the cytoplasm. Okay, so cytoplasm is what? Cytoplasm is the gel-like fluid inside the cell. It is what? It is gel-like fluid which is present inside the cell. Which is present inside what? Inside the cell. सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? जेल लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, it provides a medium for chemical reaction and housing cell organelles. It does what? ये प्रोवाइड करता है एक मीडियम, किसके लिए? केमिकल रिएक्शंस के लिए। कैसे केमिकल रिएक्शन के लिए? हमारे सेल में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। व्हाट हैपेंस? सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, राइट? तो वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किस फॉर्म में होते हैं? केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में होते हैं। और वो सारे होते कहाँ हैं? वो सारे के सारे होते हैं आपके कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इट्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, द वेरी फर्स्ट थिंग। ओके, सेकंड थिंग, एंड हाउसिंग सेल ऑर्गेनेली। इट डज व्हाट? जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं उनको घर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? मतलब सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो वो प्रेजेंट होते हैं आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो आई होप that would be clear that what is cell, what is cytoplasm. Okay, next, it does what? The next function of cytoplasm is it helps maintain cell structure. It does what? It maintains cell structure. Means each and every cell is having a specific shape or size, right? I'm not saying that each cell is round. Shape or size might be different, but there is a shape and size in each and every cell. So that specific shape and size of a cell is maintained by whom? It is maintained by the cytoplasm. So it does what? It maintains the cell structure and does what? And facilitate the movement of material within the cell. It does what? It facilitate the movement of material within the cell. Means हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या कंटेंट है और हमारे सेल को किस चीज की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये क्या करता है? सेल के अंदर कुछ चीजों को आने और जाने की अनुमति देता रहता है। ओके, सो दिस इज व्हाट साइटोप्लाज्म इज। आई थिंक इट विल बी क्लियर। ओके, नाउ moving on to the next, organelle which is endoplasmic reticulum. ठीक है, बात करते हैं किसकी? the next cell organelle की, which is endoplasmic reticulum. Okay, so the endoplasmic reticulum, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ER, endoplasmic reticulum, ER. This is what? It is a network of membranous tube. ये क्या होता है? बहुत सारे मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन से सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। क्या प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई प्रोकैरियोट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, यूकैरियोट में इट इज अवेलेबल, राइट? ओके, नेक्स्ट,
इसका क्या फंक्शन है? जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कुछ काम तो होगा ना। इसका फंक्शन देखिए, इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन व्हाट, इन द सिंथेसिस। किस चीज के सिंथेसिस में मदद करता है? ये प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है। किसके? प्रोटीन के और लिपिड के। हमारे सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज होते हैं ना, तो ये प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है। तो फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज और किस चीज में मदद करता है? जो भी प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हुए हैं उनके फोल्डिंग में, उनके सेल स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन में और उनके ट्रांसपोर्टेशन में। मतलब अगर हमारी सेल के अंदर कोई प्रोटीन या लिपिड सिंथेसाइज हुआ है तो उसकी जरूरत हमारी बॉडी में कहाँ है, किस जगह पे है, उस हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता है और फिर उसको उस जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेट मी शो यू द डायग्राम। देखिए, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। ओके, ये आपका न्यूक्लियस, यस दिस वन, दिस इज योर न्यूक्लियस। और आपके न्यूक्लियस के साथ ही एसोसिएटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ब्लू वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज रफ? क्योंकि इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं कुछ चीजें स्टडेड है ना, कुछ बीड्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, कुछ बीड्स लाइक स्टडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज राइबोसोम स्टडेड है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड we are having second type of endoplasmic reticulum which is known as smooth endoplasmic reticulum। यहाँ आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर कोई स्टडेड बीड्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, और दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ मूविंग ऑन टू द फंक्शन ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो क्या होता है भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्टडेड विथ राइबोसोम। क्या होता है ये? स्टडेड होता है राइबोसोम से। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, जो सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें? प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में। कौन हेल्पफुल होगा? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, राइट? The ribosome on the rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? वो साइट है किस चीज का? Where amino acids are assembled into the protein। और वहां पे क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स जो है वो असेंबल्ड होके प्रोटीन बनाते हैं। देखिए, हमारा जो प्रोटीन होता है ना वो बना होता है अमाइनो एसिड्स पे। वी आर हैविंग 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो मिल मिल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन किससे बना हुआ है? प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन का अमाइनो एसिड बनाने का काम कौन करता है? उसमें मदद करता है राइबोसोम। राइबोसोम किस चीज में मदद करता है? अमाइनो एसिड को प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन देख लीजिए। ये ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम स्टडेड नहीं है। ठीक है, ये किस चीज में मदद करता है? इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसका फंक्शन है लिपिड का मेटाबॉलिज्म, लिपिड का सिंथेसिस करना, मॉडिफिकेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। ये सारा काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अंडरस्टूड? इसके अलावा और क्या काम है इसका? इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होगा उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करेगा? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा। ओके, और क्या काम है? इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी ये मदद करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में, मॉडिफिकेशन में और उनके ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब में भी वी कैन से कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज वर्क अप टू एक्सटेंट। ठीक, और इसके अलावा ये क्या करता है? कैल्शियम आयन के स्टोरेज में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन आल्सो।
and the lot of calcium ion is going to be stored in the smooth endoplasmic reticulum itself. Okay guys, so I hope with this it will be clear कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं. ओके, सो आई थिंक दैट विल बी क्लियर. हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया और हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली विच इज गोल्गी apparatus. ओके, ये हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी apparatus. लेट अस स्टार्ट विद दिस. डायग्राम आपको दिख रहा है. अगर आप 2D में देखेंगे तो गोल्गी apparatus कुछ ऐसा दिखता है, 3D में देखेंगे तो गोल्गी apparatus कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, 2D 3D दोनों ही डायग्राम्स यहाँ अवेलेबल है, यू गाइस कैन सी दिस. तो ये जो आपका गोल्गी apparatus है, एक साइंटिस्ट है कैमेलियो गोल्गी. ठीक है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज कैमेलियो गोल्गी. इन्होंने गोल्गी apparatus को डिस्कवर किया था, द वेरी फर्स्ट थिंग. ओके, नेक्स्ट देखते हैं गोल्गी apparatus के बारे में और भी बात, दैट व्हाट इट इज. तो गोल्गी apparatus जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं. ओके, व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. व्हाई पोस्ट ऑफिस? कभी आप लोग पोस्ट ऑफिस गए हैं? क्या होता है पोस्ट ऑफिस में? पोस्ट ऑफिस में हमने जो लेटर्स लिखे होते हैं उसको डाल के आते हैं और वो चला जाता है जहाँ भी उसको जाना होता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजना है या कोई भी फॉर्म भेजना है, वॉट एवर एक्स वाई ज़ेड. ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में एक्चुअली क्या होता है, दे रिसीव समथिंग एंड वहाँ जाके वी यूज टू मॉडिफाई इट. हम उस पर स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड टिकट्स वगैरह लगाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको भेज देते हैं जहाँ भी भेजना होता है. तो ये सारा काम यहाँ पे कौन करेगा, आपका गोल्गी apparatus करेगा. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. व्हाई इट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग प्रोटीन एंड लिपिड इनटू वेसिकल. ये क्या करता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को, जो कि कहाँ सिंथेसिस हो रहे हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस हो रहा है, तो उनकी पैकिंग को वेसिकल्स, उनको पैक करने का काम कौन कर रहा है, हमारा गोल्गी apparatus कर रहा है. और किस फॉर्म में पैक करता है, वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करता है. लाइक हियर यू कैन सी दिस आर द वेसिकल्स. ओके, ये छोटे छोटे वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे लिपिड्स या प्रोटीन प्रेजेंट है. इस तरीके से इसके अंदर वी आर हैविंग आर लिपिड्स और प्रोटीन. ठीक है, तो इन लिपिड और प्रोटीन को इनके अंदर पैकिंग करने का काम कौन कर रहा है, आपकी गोल्गी apparatus ही कर रहे हैं. किस फॉर्म में पैक कर रहे हैं, फाइनली वेसिकल्स के फॉर्म में पैक कर रहे हैं. तो चूंकि यहाँ पैकिंग हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, हमारे सिंथेसाइज्ड लिपिड और प्रोटीन का, इसीलिए हम इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं. अंडरस्टूड. चलिए आगे देखिए. पैकिंग होती है किस चीज के लिए, ताकि इसको डिलीवर कर दें हम इसके टारगेटेड डेस्टिनेशन पे, जहां भी इसकी जरूरत है, सेल के अंदर या सेल के बाहर जहां भी जरूरत है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, उसको वहां तक पहुंचाने का काम किसका है, गोल्गी apparatus का है. ठीक है गाइस, अंडरस्टूड. ओके, मूविंग ऑन. इट मॉडिफाइज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं उनको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा. उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेगा या फॉस्फेट को ऐड करेगा जरूरत पड़ी तो, और उसके बाद क्या करेगा, उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां उनकी जरूरत है हमारे सेल के अंदर या हमारे सेल के बाहर, वहां उनको भेज देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट डज. ओके, दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज. अंडरस्टूड. चलिए मूविंग इनटू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली विच इज लाइसोसोम. एक और सेल ऑर्गेनेली है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका सेल है. सेल के अंदर ये लाइसोसोम आपको दिखाया गया है, स्मॉल ग्रीन कलर का, इसको बड़ा करके दिखाया गया है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लाइसोसोम है वो कैसा सेल ऑर्गेनेली है, इट इज अ सिंगल वॉल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेली है हमारे पास उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है, बट यहाँ लाइसोसोम के ऊपर क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रेजेंट है इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, और वो एंजाइम्स कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं. क्या फंक्शन करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. देखिए, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम. इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं.
मतलब इस तरीके के एंजाइम जो किसी चीज का डाइजेशन कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं कुछ चीजों का, ठीक है। जैसे ये एंजाइम क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को, या फिर किसी ओल्ड सेल के पार्ट्स को, या अगर कोई फॉरेन चीज हमारे सेल के अंदर आ गई है, जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई दूसरा माइक्रोब, तो उसको भी किल करने का काम कौन करेगा, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम करेगा, विच इज प्रेजेंट इनसाइड, वी कैन से इनसाइड आवर लाइसोसोम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। Because they can digest the cell own components, they are sometimes called as suicidal bag of the cell। छिप गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। लाइसोसोम को हम और किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज suicidal bag of the cell। क्यों बोलते हैं, लेट मी टेल यू। देखिए, हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, और लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारा कोई सेल खराब हो गया, या उसकी फंक्शनिंग जो है अब उसकी जरूरत नहीं है हमें, या किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस से हमारा सेल इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना। उस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया जाता है, उस सेल को पहले कोशिश किया जाता है कि रिपेयर हो जाए, और अगर रिपेयर नहीं हो पाता है तो अल्टीमेटली इसको किल कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर उसको किल नहीं करेंगे तो उसके आसपास जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे सेल्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे, करेक्ट। तो हमें सारे सेल्स को तो इन्फेक्टेड करना नहीं है, फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे, सारे सेल्स को इन्फेक्ट ना करके उस एक सेल को मार डालेंगे, जिसकी वजह से हमारे बाकी के सेल्स बचे रहेंगे। कैसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे कि उस सेल में प्रेजेंट जो सेल ऑर्गेनेली है, विच इज लाइसोसोम, वो क्या करेगा, वो अपने मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा, और जब उसका मेम्ब्रेन ब्रेक होगा तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में आ जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। एज अ रिजल्ट वो बैक्टीरिया तो मरेगा ही, और साथ साथ में वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल में आने की वजह से सेल की भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल ने क्या किया, अपने आप को खुद से मार डाला ना, अपनी ही डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इस सेल को अगर सुसाइड करना हो तो सेल क्या ऑप्ट करता है, इट बर्स्ट इट्स लाइसोसोम। ठीक है, बात समझ आ रही है, ओके। तो विद दैट आई थिंक आपको लाइसोसोम भी समझ आ गया होगा, ठीक। Next cell organelle is mitochondria. We are having the next cell organelle which is mitochondria. Mitochondria को हम एक और नाम से जानते हैं, it is known as power house of the cell। क्या बोलते हैं हम इसको, power house of the cell बोलते हैं। क्यों बोलते हैं power house of the cell, क्योंकि हमारे सेल में जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो कहाँ होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये जनरेट करता है एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे जनरेट करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करके ये एनर्जी को जनरेट करता है। कैसे करता है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन करके ये एनर्जी को जनरेट करता है। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ना हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और अल्टीमेटली व्हाट इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, यही तो होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन करके ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, फिर यहीं पे स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, और फिर जब भी जरूरत पड़ती है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। So that's why the mitochondria is known as powerhouse of the cell. Correct? Okay. They have their own DNA. Mitochondria में क्या होता है, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। आपको शायद दिख रहा होगा, शायद ना भी दिख रहा हो, ये देखिए, ये रहा डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दे आर हैविंग देयर ओन डीएनए, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एमटीडीएनए लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमारे पास एक और सेल ऑर्गेनेल है विच इज क्लोरोप्लास्ट, उसके पास भी खुद का अपना डीएनए होता है, और इसीलिए हम इन सेल ऑर्गेनेल्स को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना
कुछ काम खुद कर सकते हैं, कुछ ऐसा इनका वर्क है जिसके लिए इनको जरूरत नहीं है न्यूक्लियस पे डिपेंड रहने की, बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन डीएनए, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ओके, तो उनका खुद का डीएनए होता है विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसका खुद का राइबोसोम भी होता है। किस तरीके का राइबोसोम होता है ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो राइबोसोम नॉर्मली आपके यूकैरियोटिक सेल में होता है वो एटीएस होता है, ठीक है। अगर यूकैरियोट के राइबोसोम की बात करें तो कौन सा है, एटीएस। लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो कैसा होता है, वो होता है 70s, ठीक है ना, याद रखना। और 70s किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोई प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट तो नहीं है ना, कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये, जहाँ से जो कि हमारे सेल के अंदर आ गया है, ठीक। बाद में हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली इट वाज एन ऑर्गेनिज्म, और वो हमारे सेल के अंदर आ गया, वही रहने लगा, तो वो हमारे सेल का हिस्सा बन गया, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो देखिए, दे आर हैविंग राइबोसोम, किस तरीके का राइबोसोम, 70s। किसके अंदर की राइबोसोम की बात कर रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, और चूंकि इनके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपना खुद का प्रोटीन इंडिपेंडेंटली सिंथेसाइज करते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो भी इनके लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो दोनों ही कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम खुद भी कर रहा है, इसके अलावा सेल का जो न्यूक्लियस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्डर देता है कि भाई तुम मेरे लिए ये काम कर दो, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। That's why the mitochondria is known as semi-autonomous organelle. Understood? Very much important. So with this, I think आपको mitochondria जो है वो clear हो गया होगा। अब देखिए, mitochondria क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, देखिए क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ये हैं हम लोग। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, लेट्स से ये मैं हूँ, ठीक, और मैंने क्या किया, बहुत सारा खाना खाया, लेट्स से मैंने मैंने रोटी और सब्जी खा ली, ठीक। तो रोटी के लिए गेहूं कहाँ से आया, पौधे से आया, ठीक। और सब्जी के लिए लेट्स से मैंने साग खा लिया, ठीक, पनीर पनीर व्हाट वी कैन से, साग और पनीर बनाते हैं ना, अरे नाम ही नहीं याद आ रहा है यार डिश का, ठीक है, जो भी डिश हो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा डिश होता है। तो पनीर और साग बना मेरे वहाँ, और मैंने पनीर और साग के साथ रोटी खा ली, ठीक। अब मैंने सब्जी भी खा ली, रोटी भी खा ली, अब क्या होगा, वो सारा खाना का क्या होगा, डाइजेशन होगा। और डाइजेशन में होता क्या है, एक्चुअली डाइजेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और तो कुछ होता नहीं। तो हमने खाना खाया किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, इन सब के फॉर्म में। तो उसमें से जो खाना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लेट्स से रोटी है मेरा, वो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। कहाँ करेगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना पापा, ठीक है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में वो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। क्या बनाया बेटा इसने, एटीपी बनाया, विच इज व्हाट, विच इज द, एक मिनट बेटा जी, विच इज द एटीपी, विच इज व्हाट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये एटीपी कहाँ बनी है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनी है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके, उसको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करता है, एटीपी, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ओके। और जब एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो एज अ बाई प्रोडक्ट एनर्जी तो बनती ही है, उसके साथ साथ CO2 और वाटर भी बनता है, ठीक है। फिर हम CO2 एक्सेल आउट कर देते हैं एनवायरमेंट में, और वाटर हमारे बॉडी में यूज हो जाता है, या हम बाहर भी निकाल देते हैं वाटर, ठीक है। फिर वो CO2 और वाटर जो है प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट्स इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और वापस से खाना बना देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन लिख देती हूँ मैं आपके लिए, किस चीज का इक्वेशन, हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। व्हाट द इक्वेशन सेज, द इक्वेशन सेज C6H12O, सॉरी रेस्पिरेशन का इक्वेशन, प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स व्हाट, it forms CO2 plus H2O plus water,
सॉरी एटीपी, ठीक है। तो ये एनर्जी यूज हो गया और ये दोनों प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया फिर से खाना बनाने के लिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? आई थिंक बातें समझ आ गई होंगी। चलिए पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली क्या होता है। ओके देखिए, तो हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, हियर इज द फर्स्ट स्टेप, here is the second step and here is the third step। क्या होता है बेटा जी फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होगा? हमने खाना खाया, खाने में हमने कार्ब खाया, कार्ब मतलब ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बोलिए ग्लूकोज बोलिए एक ही बात है, मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने जो ग्लूकोज खाने में खाया है उसका क्या होगा? हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका अब्जॉर्प्शन होगा। तो सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन। सेल क्या करेगा? ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करेगा, जो कि एक तरीके का शुगर है, और अब्जॉर्ब करने के कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा? जो हमने खाना खाया है उसमें से ही अब्जॉर्ब करेगा। और अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा सेलुलर रेस्पिरेशन? सेकेंड स्टेप में होगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले हैं? ब्रेक डाउन होने वाले हैं, तोड़े जाने वाले हैं। कैसे? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे बाय अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए हमें जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन को अपने ग्लूकोज के साथ क्या किया? रिएक्ट करवा दिया। एज अ रिजल्ट हमें मिला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाई प्रोडक्ट्स मिल गए। एज अ रिजल्ट यहाँ से क्या मिलता है? CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, दिस आर द बाई प्रोडक्ट्स। और मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट है ATP, जो कि हमें मिलता है, ठीक है ना। ओके, थर्ड स्टेप में क्या हुआ? एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, विच इज ATP प्रोडक्शन, विच इज द प्राइमरी प्रोडक्ट। ओके, द मेन पर्पज ऑफ, हमने क्यों ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया? क्यों की थी मेहनत? इसलिए ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुई? ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस हुई। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। हमारे सेल में जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और उसी फॉर्म में स्टोर होती है, और जब भी जरूरत होती है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अभी मैं पढ़ा रही हूँ, एनर्जी लग रही है, तो मैं एनर्जी किस फॉर्म में इस्तेमाल कर रही हूँ? ATP वाली एनर्जी को ब्रेक कर करके वो एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हूँ, करेक्ट। ओके, ATP provides the energy needed for various cellular activities and function। हमारे सेल में जो भी फंक्शंस होते हैं उन सब में किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो सारी एनर्जी ATP के फॉर्म में यूज की जाती है। आई थिंक दैट विल बी क्लियर दैट व्हाट दोज ऑल थिंग्स आर। ओके बेटा, सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में और हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। So with this, I am finishing this lecture. Hope this will be helpful. आपको बातें समझ आ रही होंगी। If you are liking it, then please like, share, follow and subscribe to the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिए, खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। बाय।